बात करते हैं भारत और इजराइल के संबंधों की कि उनके जो जी। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है उसका क्या मीनिंग है। और हाँ भारत जी ने जी को जी। तो उन्होंने बहुत मदद की है, भारत ने इनकी क्या मदद की है वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। मैं वहीं आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए इतना बड़ा विषय है, इसके ऊपर बड़े दिनों चर्चा होती होती रहेगी, बड़ी मनोरंजक चर्चा है, उनके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। भारत के संबंध ऐसे हैं कि जब पहला एक्सोडस हुआ था ना जी ज्यूज का, जेरूसलम से, जब इनका पहला टेम्पल जो है वो तबाह किया गया, आज भी वहां पर जेरूसलम में थोड़ा कोई भारत के संबंधों की बात करेंगे तो जेरूसलम का चर्चा करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जेरूसलम पहले इनकी अपनी राजधानी तेल अवीव थी, अभी इन्होंने उसको शिफ्ट किया जेरूसलम में। जेरूसलम इंटरनेशनली बोन ऑफ कंटेंशन है कि 3 रिलीजन्स का वो बहुत बड़ा सेंटर है। इनका जो ओल्ड टेम्पल था वहां एग्जिस्ट करता था, जिनको पहले रोमन्स ने तोड़ा, बाद में इस्लामिक ताकतों ने भी बाद में जो है वो उसको तोड़ा। वहां पे जो ओल्ड टेम्पल है वहीं पर इनकी वेलिंग वॉल है, जहां जाकर यहूदी जो उनका रोते हैं कि हमारा टेम्पल हमें वापस मिल जाना चाहिए। इसी तरह अल अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम की सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट धर्म स्थान है, वो भी जेरूसलम में है। और इसी तरह से उनका क्रिश्चियंस का भी जो है वो धर्म स्थान वहां है। तो 3 जगह पर, जिसकी वजह से जेरूसलम का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं भारत की बात कर रहा था, जब पहला एक्सोडस उनका जेरूसलम से हुआ ना जी, तो वो आए भारत की वेस्टर्न जो कोस्ट है वहां पर, वो कोस्ट थी। जैसे मुंबई और गोवा की तरफ। जी जी हाँ, कोचीन में, पहले कोचीन में आकर के वो आए। और कोचीन में आए, इनको बहुत प्यार से, क्योंकि देखो हमारी संस्कृति तो इतनी, मैं कहता हूँ खाली कहने से थोड़ी हम वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। हमने इतिहास में बताया, किसी देश ने नहीं बताया, ये हमने करके दिखाया। हमने पारसियों के साथ में किया, हमने यहूदियों के साथ में किया। वो आए ना जब, तो उनको प्यार से हमने वहां रखा। यहाँ तक कि आप कोचीन में अगर जाएंगे, वहां के एक सिनागॉग जो उनका धर्म स्थान होता है, वहां पर एक मैंने देखी हुई है, वो तांबे की प्लेट है, ठीक है, उस पे लिखा हुआ है कि उस वक्त के वहां के राजा ने कुछ गांव इनके नाम पे कर दिए थे, ताकि ये लोग वहां पर अपने जो है घर बसा करके बहुत शांति से रह सकें। और यहाँ तक कि इनके धर्म स्थल भी हमारे राजाओं ने अपना पैसा देकर के भी बनवाए हैं। इस बात का भी इतिहास है। जो सिनागॉगिस हैं जहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं, वो वहां बनवाए। तो पहला एक्सोडस जो 2000 साल 2200 साल पहले मिला, वो कोचीन में। फिर जो यहाँ पर हमारे वेस्टर्न तट पे ये इलाका आता है, मुंबई के बाद अलीबाग है। अलीबाग का जो क्षेत्र था ना जी, यहाँ पर बेने इजरायली आए। बेने इजरायली जो आए मीडिएवल एजेस में आए, क्योंकि इनकी प्रोसिक्यूशन वहां पर लगातार चलती रहती थी। तो बेने इजरायली यहाँ पर आके आ गए। बाद में बगदादी ज्यूज आए भारत में। बगदादी ज्यूज जो आए ना, वो आए क्योंकि बाद में जो है आज से 300 साल से पहले जो बहुत ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार इस्लाम ने किया ना, उसमें 2 नाम मैं बताऊंगा जो बगदादी जो उसके बड़े प्रमुख हैं। एक तो बांग्लादेश वॉर का हीरो जनरल जैकब, वो भी बगदादी जो था, ओके। ठीक है जी। दूसरे ओके। मुंबई में सासुन डॉक करके डॉक है यहाँ पे, जो मतलब, और सासुन जो थे उन्होंने तो इतना यहाँ पर फिलांथ्रोपिक काम किया 200-300 साल पहले मुंबई में। तो वो सैसुन भी जो थे वो भी बगदादी जीव थे, ठीक है। तो भारत, और यहाँ तक इस श्रृंखला में आगे जाऊं मैं, तो ये है कि इसराइल के पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन हो चुकी है। और उन्होंने कहा है कि दुनिया में एक ही देश भारत है जहां पर यहाँ से प्रताड़ित होकर के जब यहूदी गए तो उनको प्रेम से रखा, जहां पर पिछले 2000 साल की हिस्ट्री में उनको कभी भी पीड़ित या प्रताड़ित प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। ये उनके पार्लियामेंट ने भारत को एक श्रद्धांजलि दी हुई है अपने यहाँ पे। तो ये हमारे उनके साथ में संबंध रहे ऐतिहासिक तौर के ऊपर ज्यूज के साथ में। कंटेम्परेरी हिस्ट्री में आते हैं तो ये है कि इनको 2 कारणों से ये हमेशा से जो इनकी डिफेंस प्रेपरेशन है और सिक्योरिटी, दोनों में बहुत आगे रहे। क्योंकि बार बार हमले होते थे, छोटा सा देश है चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्री से, तो इन्होंने डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उसमें इनकी डिफेंस बहुत ज्यादा तरक्की करने के कारण, एक तो खुद बड़ी मेहनत इन्होंने की, बहुत ज्यादा इन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ी। और जो यूएसए है वहां पर बहुत से ज्यूज हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,
तो उनका भी एक आइडियोलॉजिकल रिलेशन बन जाता था अपनी होमलैंड के साथ में। तो उन्होंने भी, क्योंकि देखिए यूएसए के बारे में तो बड़ी क्लियर है, लोग कहते हैं कि यूएसए इकोनॉमी बेसिकली इज रन बाय देयर बिजनेसमैन, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर अरबों डॉलर की जो लोग डोनेशन देते थे या जो टैक्स देते थे वो सरकार से अपनी बात मनवाते थे, तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है यूएसए की वेपन्स की, वो उन्होंने बहुत ज्यादा इजराइल को करवा के दी। तो इजराइल अपने अपने समय से आगे की उन्होंने टेक्नोलॉजी, उनके पास बहुत बहुत अच्छे अच्छे वेपन सिस्टम इजराइल के पास थे। तो दूसरा सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि कभी भी कोई भी देखो हम जब से हमास बनी है तो वो, और दूसरा क्या है, इजराइल की पॉपुलेशन जो करीबन आज की तारीख में 1 करोड़ है, उसमें 20-25% जो मुस्लिम अरब्स हैं, ठीक है, थोड़े बहुत नॉन मुस्लिम अरब्स भी हैं, एथनिकली अरब हैं लेकिन वो ज्यूज हैं, लेकिन 20-25% जो है वो है मुस्लिम अरब। वो हर समय जो वेस्ट बैंक का इलाका है इजराइल का, जेरूसलम के आगे का, वहां तो हमेशा ही समस्या चलती रहती है, हमेशा कुछ पता नहीं है कहाँ जाके कभी अटैक हो जाए। इसके लिए उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो उन्होंने इतना बढ़िया, जब लोगों को सीसीटीवी कैमरा के बारे में पता भी नहीं था तब से उन्होंने वहां पर वो सिस्टम पूरा बना के रखा है, फेस रिकॉग्निशन है, उसके बाद में आप मतलब इतनी जबरदस्त उनकी जो सिस्टम उन्होंने समय से पहले बना दिया था। तो भारत के संदर्भ में पहला हमारा सिक्योरिटी का जो उनके साथ में हुआ वो 1971 में, हमने इनको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बात ध्यान, हमारे रिलेशन तो इनके साथ 1950 से हैं इजराइल के साथ में, लेकिन हमने नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं कि खन्ना साहब, इसमें क्या था कि जब 1947 में पैलेस्टाइन की बात हुई थी, कि 2 नेशन थ्योरी की बात हुई, तो इंडिया ने अपोज किया था। फिर इंडिया ने इजराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं एस्टेब्लिश किए थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे 1992 में, बहुत सालों के बाद। और जो पहला प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट किया वो थे पीएम मोदी, जो विजिट किए वहां पे शायद 2017 या 2018 में। फिर सेकंड उनकी विजिट हुई थी आपके शायद 2025 में हुआ था, जब अक्टूबर 2025 में, और वहां से बहुत से एग्रीमेंट भी साइन हुए थे, और इसको आज इजराइल बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। हाँ प्लीज जी। अभी देखिए 1971 में हालांकि हमने इनको जो है, यहाँ की जो नेशनलिस्ट जनता थी भारत की, वो सदा से चाहती थी कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, लेकिन हमारे लोगों की जो डुलबुल फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि हम डरते रहते थे कि पता नहीं क्या है, हमारा पेट्रोलियम बंद हो जाएगा। अरे भैया तुम, उन्होंने भी तो अपना पेट्रोल बेचना था, आप तो खरीदार थे, ठीक है, वेटेज तो आपकी थी, ठीक है ना। उस वक्त भी 50-60 करोड़ की हमारी जनसंख्या हुआ करती थी जी, हम बहुत बड़े खरीदार थे। हमने अपनी वेटेज को कभी एग्जर्ट ही नहीं किया, हम तो खाली ये कह रहे थे कि वो बेचते हैं, हमारे पे एहसान कर रहे हैं, जैसे फ्री दे रहे थे हमको। तो हमने वो पेट्रोलियम डिप्लोमेसी के चलते हुए, नंबर 1, और दूसरा, जो इतने हमारे मूर्ख थे जिन्होंने हमारे संविधान का बेड़ा गर्क कर दिया इंदिरा गांधी ने, अंदर सेकुलर वर्ल्ड डाल के और सोशलिस्ट वर्ल्ड डाल के, इस प्रकार के तो हमारे शासक हुआ करते थे। डर डर के देश चलते हैं क्या, डरते थे ये है क्या, यहाँ पता नहीं है कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ठीक है। भैया आपने वो पूरे का पूरा 1947 से लेकर के आपने 50 साल तक भारत को डरा हुआ कमजोर जो है वो देश दुनिया के सामने रखा। तो हमने तो उनको कभी किसी प्रकार की रिकॉग्निशन भी नहीं दी। 1971 में जब हमें कुछ हथियारों की जरूरत थी तो इजराइल ने कहा ठीक है, हमारे भले ही डिप्लोमेटिक रिलेशन ना हो लेकिन हम आपको यहाँ से वेपन जो है वो भेजेंगे। हमको 1971 से शुरू हो गया था ये सिलसिला इजराइल के साथ में। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी कोशिश की थी उस वक्त कि इंडो इजरायली फ्रेंडशिप फोरम वगैरह बने, क्योंकि हमें पता था कि आइडियोलॉजिकल हमारे दोस्त यही है, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ में रहने वाले, सुनते नहीं थे। तो 1992 में मुंबई में कॉन्सुलेट में एक इनके कॉन्सल जनरल थे ज्योरा बेकर। 1992 में जब ये हुआ कि दिल्ली में इनका एम्बेसी खुलने वाली है, उनको यहाँ से दिल्ली वो गए और उन्होंने एम्बेसी वहां पे जाकर सेटअप की। तो 1992 से हमारे एक फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे कायम हो गए। अभी आप देखिए ये बातें जो सरफेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ, सरफेस के अंदर की बातें जो है तो कितनी अनगिनत है कि कहाँ कहाँ उन्होंने हमारी मदद की हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। 1999 में जब हमने अनप्रिपेयर्ड होकर के
पाकिस्तान की जब ये सारी ये चारों सेक्टर में पाकिस्तान ने कारगिल में। चोटियां द्रास काक्सर और मुश्को यहाँ पर कारगिल में बैठे हुए थे, तो उस वक्त हमारे पास में जो एक वेपन जो थे, जो एम्यूनिशन था, जो उनकी चोटियों को कर सके, हमारे पास एम्यूनिशन नहीं था। ठीक है, MiG-29 मिराज हम वो उड़ा दिया हमारे 3-4 जहाज पाकिस्तान के, वो स्टिंगर मिसाइल से। तो उस वक्त लास्ट मोमेंट के ऊपर इन्होंने हमको लेजर गाइडेड एम्यूनिशन दिया, जिसकी वजह से हमने जो उनके संगर थे ना, सब चोटियों पे हमने ऊपर से तबाह किए। तो इतनी बड़ी इन्होंने उस वक्त भी हमारी वेपन्स के संबंध में मदद की। उसके बाद से देखिए क्या हुआ कि रिलेशंस इवॉल्व होते रहे, आगे बढ़ते रहे हमारे रिलेशन। वेपनाइजेशन में देखिए, अभी आपने जिक्र किया बराक मिसाइल का, ये हम यहाँ पर उनके साथ में जो है वो भारत में उसका हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन है हमारी बराक की। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बराक ने अपनी किस प्रकार से सिद्ध की है वो सबको मालूम है कि बराक मिसाइल जो है वो कितना श्रेष्ठ मिसाइल है। ये हमारी जॉइंट प्रोडक्शन उनके साथ में, इजराइल के साथ में। फिर उन्होंने ये तो मैं वेपन्स में तो अलग 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 चीजें हुई हैं हमारी, कितनी चीजें तो उन्होंने हमारे साथ में, हमारी जो आर्टिलरी में भी उन्होंने बहुत सी हमारी टेक्नोलॉजी उनके साथ में शेयर हुई। फिर आ जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इंटरनल सिक्योरिटी में उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी, अभी उसमें क्या है जी, प्राइवेट कंपनियों का भी आपस में बहुत ज्यादा जो है वो कोऑर्डिनेशन चल रही है, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। इनकी एक सफरान कंपनी भी है, इनकी एल्बाइट भी है, जो डिफेंस कंपनी है, जो हमारे साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रही हैं, जो हमारे जो अडानी के साथ मिलकर के ड्रोन्स बना रही हैं, और बेसिकली और भी बहुत से इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बना रही है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है इजराइल की। जी, बहुत बढ़िया है। अभी अच्छा, उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा चीजें जो हैं जो, और उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी। आज आप एक ध्यान करिए, सबसे बड़ा खतरा, ये मैं मेरे दर्शकों की नॉलेज के लिए भी बता दूं, सबसे बड़ा खतरा जो है ना हमको, वो खतरा जो है वो काइनेटिक वारफेयर से इतना नहीं है, मतलब कोई बॉम्ब गिरा देगा हमारे ऊपर उससे इतना नुकसान नहीं होगा। जितना बड़ा खतरा है साइबर अटैक का, कि शायद हर चीज जो है ना जी वो कनेक्टेड है पूरी की पूरी सैटेलाइट्स के साथ में। ठीक है, साइबर अटैक, मान लो कल को युद्ध होता है, आज अगर मैं सिनेरियो बनाता हूँ चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, जो पूरे का पूरा हमारे ऊपर हमारा किसी सिस्टम को जाकर के उसके अंदर वायरस डाल देते हैं, वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये तो मिलिट्री की तो छोड़िए, नॉन मिलिट्री में हमारी अगर पावर ग्रिड में वो लोग अगर घुस जाते हैं ना जी, तो पावर ही बंद हो गई तो पूरा देश बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी, इसमें इजराइल के साथ में हमारा ट्रिमेंडस कोऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, वेपन्स में हो गया, उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी में हो गया, उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी में हो गया, उसके बाद सिविलियन एरियाज में आप आइए। इजराइल देखिए पूरा एक डेजर्ट है, चारों तरफ रेत ही रेत थी वहां पे। आप देखो कमाल कितना बढ़िया किया उन्होंने कि उसको, उसमें कई ग्रीन पैचेस ऐसे हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि भैया ये ड्राई एरिया है, यहाँ पर इतनी खेती कैसे हो रही है, इतनी जबरदस्त। तो उन्होंने क्या किया कि दो चीजें की। एक तो उन्होंने ना जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट उनकी है, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपका जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर, उसको 3 टाइप से वो रिफाइन करते हैं। एक रिफाइन जो फर्स्ट ग्रेड की उसकी जो रिफाइनमेंट है, वो इस तरह तरीके से कि रिफाइन करने के बाद आप उसको खेतों में, प्लांट्स में आप पानी इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, फर्स्ट टाइप की है। दूसरी जो है रिफाइनमेंट उसकी यह है कि आप उसको बाकी सब चीजों में कपड़े धोने के लिए, या आप उसको जो आपके गाड़ियां वॉश करने, या मतलब वॉशिंग के काम पे ले सकते हैं, सेकंड रिफाइनमेंट। और जो फर्स्ट ग्रेड की रिफाइनमेंट है सर, वो ऐसी है कि वो वेस्ट वाटर को आप पीने के काबिल भी बना सकते हो, मतलब ड्रिंकिंग यूज में आ सकता है वो। तो इतनी जबरदस्त उनकी रिफाइनमेंट थी, वो उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है बनाई थी, वो भारत में हम उसको जो है वो यूज कर रहे हैं। बहुत जगह कामयाब है उनकी इस टेक्नोलॉजी से। एक उनकी इरिगेशन में ड्रिप जो है वो इरिगेशन है, जो बड़ी फेमस हुई पिछले 30-40 साल से, कि प्लांट्स के, जहां पर प्लांट की जड़ होती है, जिसको पानी चाहिए, आसपास में तो जो पानी बाप बन के उड़ जाता है, वेस्ट होता है, तो उतने ही क्षेत्र में पानी जाए जितना प्लांट को जरूरत है। तो वहां ने उन्होंने पाइपलाइंस बना के, उसके साथ में वो नोजल्स जो है वो प्लांट के बराबर जड़ तक पानी जाए,
फिर कितने साइकिल पे जानी चाहिए, कितना पानी जाना चाहिए, ये पूरा मैकेनिज्म उन्होंने जो है डिवाइसिंग की थी, जो कस्टमाइज करके जाती है कि भाई ये खेत में जो है इतना पानी लगेगा और उसको इसके लिए इस प्रकार का हमारे को ड्रिप इरिगेशन बनाना है। तो इस तरीके से उन्होंने वो किया जो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कामयाब है, बहुत ज्यादा चल रहा है, हमने बहुत लाभ उठाया। तो सिविलियन क्षेत्रों में भी हमारा उनके साथ में बहुत ज्यादा कॉपरेशन इजराइल के साथ में रहा है। अब बात आ जाती है कि ये तो सारी चीजें तो हमने सीखी हैं, हमारा उनके साथ में क्या संबंध है वो ध्यान करिए आप, वो फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज्यादा। मैं खन्ना साहब थोड़ी सी एक छोटी सी बीच में आपको बीच में रोकता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश जो टोटली नेग्लेक्टेड एरिया था, वहां पे इजराइल की टेक्नोलॉजी उसको यूज करके फ्रूट उगाए जा रहे हैं। आज अरुणाचल प्रदेश से फ्रूट उग के पूरे इंडिया में बेचे जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ पे ना रोड्स है ना कुछ भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इजराइल की मदद से काम किया जा रहा है। और जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सर आपने अरुणाचल का जिक्र किया, अरुणाचल के यहाँ पर तरह तरह की वाइन्स बन रही हैं, कीवी की भी वहां पर वाइन बनती है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वह। ये सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा अरुणाचल आगे क्योंकि बढ़ा है। कन्ना साहब मैं अरुणाचल में गया हूँ, कई बार अरुणाचल विजिट किया था जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, तो वहां पे जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि हिल्स बहुत बड़ी टाइप के हिल्स हैं, बारिश बहुत होती है, तो हमको हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ता था। वो भी देखना पड़ता था कि वेदर साफ होगा तब जाएंगे। तो वहां पे जी जो लोग हमारे पोस्टेड होते हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है वहां पे। और जनता की बात करेंगे तो वहां पे तो ट्राइबल टाइप के लोग हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से खेती की जा रही है, जिस तरीके से वहां पे मतलब पूरी एक रोड बनाए जा रहे हैं, और सारे के बहुत सी चीजों के अंदर इजराइल की मदद ली जा रही है, इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। और वहां पे डेवलपमेंट के साथ साथ वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, साथ में जैसे आपने कहा फ्रूट्स के साथ साथ उनसे वाइन बनाई जा रही है। बहुत तो कुछ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इजराइल ने हमको दी है वहां पे। जी जी जी, इजराइल का मैं बता रहा हूँ, देखिए जो अभी जो रेसिप्रोकल हमारा उनके साथ में संबंध है ना जी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो अभी नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है कि 1.4 बिलियन, उसकी पृष्ठभूमि ये थी जैसे आपने बताया भी है, जेडी वांस ने एक स्टेटमेंट दे दी, कहता है कि इफ यूएसए बैक्स आउट, ठीक है, तो इजराइल को बोल रहा है वो जेडी वांस, इफ यूएसए बैक्स आउट यू विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। तो इमीडिएटली नेतन्याहू ने ये बात उसको रिटोर्ट की, कहता है वी हैव इंडिया पीपल 1.4 बिलियन पीपल हु आर अवर सपोर्टर्स, ठीक है। ये बात जो है बहुत सोची समझी, बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन करके बोली गई बात थी। मैं तो मेरा क्योंकि मेरे कॉलम्स आते हैं, मैं पिछले कई सालों से ये लिख रहा हूँ, निरंतर लिख रहा हूँ, और जब उसने स्टेटमेंट दी तो मुझे एक बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन हुई कि जो बात इतने सालों से मैं बोल रहा हूँ आज वहां के प्रधानमंत्री ने वो बात कही है। क्योंकि इजराइल के दुश्मन बहुत है, न्यूमेरिकल दुश्मन बहुत ज्यादा है इजराइल के, और वो तो है जो डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट दुश्मन तो पूरा जो अरब लोग हैं आज, कुछ मान लीजिए कि थोड़े बहुत उसके साथ में स्ट्रेटेजिक के रीजन के साथ में बता रहे हैं दोस्ती है, अब्राहम अकॉर्ड कुछ कई लोगों ने साइन किया है, लेकिन आइडियोलॉजिकली मौका मिलेगा वो सब के सब इसराइल पे चढ़ बैठेंगे। ये तो डायरेक्ट दुश्मन है। इनडायरेक्ट दुश्मन ऐसे हैं यूरोपियन कंट्रीज में जो जिनका कोई माई बाप नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, उनका कोई माई बाप नहीं है, उनका माई बाप जो है सिर्फ पैसा है। उनको लगता है अगर कल को सऊदी ने बोल दिया कि चलिए हम आपको पेट्रोलियम जो है वो जो हम बेचते हैं मान लीजिए $90 पर बैरल, चलिए आपको हम 70 में दे देंगे, आप एक काम करो आप इजराइल के खिलाफ में स्टेटमेंट दे दो, वो 2 मिनट में दे देते हैं, ठीक है ना। उनका कोई माई बाप नहीं है। तो अभी भी तो आप देखो ना, फ्रांस भी इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है, आपके इटली ने स्टेटमेंट दी है, मतलब वो इजराइल को सपोर्ट ही नहीं करते किसी इशू के ऊपर, जबकि इनका कोई लॉजिक नहीं है उसको ना सपोर्ट करने का। नहीं देते ये सब। अच्छा मैं आपसे एक बात कहूंगा आपसे। दिल्ली के अंदर आपके एक जो आपका नेहरू का जो घर था वहां पे 3 मूर्ति कहा जाता है, 3 मूर्ति लगी हुई है। और ये एक्चुअली इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ जिसके अंदर उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। एक्चुअली क्या है कि जो हाइफा पोर्ट को जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर रिलीज किया था वो इंडियन सोल्जर थे, और उन्हीं 3 सोल्जर्स की यहाँ पे मूर्ति लगी है, जबकि वहां पे मशीन गनें लगा रखी थी टर्किश जो फोर्सेस थी, और कोई इसको रिलीज नहीं कर पा रहा था, छुड़वा नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे जो सोल्जर्स थे वो घोड़े के ऊपर जाकर के उन्होंने टर्किश
उसको डिफीट किया और हाइफा पोर्ट दे दिया इजराइल के कब्जे में। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए ये सब घटना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है। उस वक्त जो एक्सिस पावर थी ना जर्मन की, उसके साथ में टर्की जुड़ा हुआ था। बड़ा जबरदस्त उनकी डिफीट हुई थी, इसी कारण उनका खिलाफत भी जो था ना उस वक्त वो टूटा था। क्योंकि टर्की क्या है कि मुस्लिम जो जितना उम्मा जिसको बोलते हैं ग्लोबल कम्युनिटी, उसका वो खलीफा माना जाता था, उसकी खिलाफत थी। वो खिलाफत भी 1923 में ब्रिटिश ने तोड़ी थी। वो परिणाम यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की बुरी तरह हार गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जो हाइफा पोर्ट है, जो आज इजराइल का पोर्ट है, जो आज अडानी ने ले लिया, हमारे अडानी ने लिया वो वाला पोर्ट हाइफा। एक मिनट, मैं पब्लिक को ये बता दूं, जो इनका हाइफा पोर्ट है, इनका इजराइल का, वो लोकेटेड है इनका मेडिटेरेनियन सी के अंदर और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसके पास इनका न्यूक्लियर एक प्लांट भी है, साथ में इनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन है वहीं पे स्टेशन है। और ये पोर्ट को पहले चाइना डेवलप कर रहा था। उस टाइम पे ट्रंप जब पहली टेन्योर में आए थे, उन्होंने इनसे कहा इजराइल से कि आप चाइना को हटाओ यहाँ से। और जैसे अभी खन्ना साहब ने कहा, उसके बाद ये पोर्ट ले लिया अडानी ने और महंगे पे ले लिया, और अडानी ने उसको डेवलप करना शुरू कर दिया और चाइना को वहां से बाहर निकाल दिया। यानी कि इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प की है अडानी ने। इसीलिए आज देखते हैं कि राहुल गांधी अडानी को गाली देता है, क्योंकि राहुल गांधी चाइना का एजेंट है और इसीलिए उसको अडानी से दिक्कत है। बहुत से और रीजन है जिसकी वजह से चाइना ने इंडिया को हेल्प किया और राहुल गांधी को इसीलिए उससे नफरत है। देखिए हाइफा का मैं बात कर रहा हूँ। हाइफा में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने आक्रमण किया था ना जी, टर्की का कब्जा लगभग हो गया था, तो उस वक्त क्या थी, हमारी जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, क्योंकि भारत उस वक्त कॉलोनाइज था, ब्रिटेन के अंडर था, तो प्रिंसली स्टेट्स की जितनी अपनी आर्मीज थी वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ में लड़ रही थी। तो राजपूताना जो उस वक्त जो क्षेत्र था, वहां का एक कंटिंजेंट था जो जिसको लैंसर्स कहते हैं, कि लैंसर जो थे ये घोड़ों पे ऊपर आते थे और इनका कोई करीबन 800 बंदे का कंटिंजेंट था उस वक्त, जो ब्रिटेन ने डिप्लॉय किया था हाइफा में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो सामने पूरे फायर आर्म्स थे टर्की के, और ये जो घुसे, तो राजपूतों का पुराना इतिहास रहा है जी कि जब ये अटैक करते हैं तो उस वक्त फिर इनको दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता है। ये मतलब उनको था ये मेरा भाले के साथ में, लांसर्स के साथ में ये घोड़ों पे घुसे और उन्होंने टर्किश आर्मी को वहां से जो है पूरी तरह, जिनके हाथ में गन्स थी, जिनके हाथ में ये थे अपना ऑटोमेटिक वेपन से, उनको इन्होंने, हाँ, और वो जो उसमें ना जी, वो हाइफा में ब्रिटिश जीते, हाइफा वापस आया। और इसी कारण से बाद में जब स्टेट ऑफ इजराइल बनी तो हाइफा उसका हिस्सा बना। इजरायली जो है बहुत ज्यादा, मेरा क्या कि उनके साथ में बहुत ज्यादा कई सौ पिछले 40-50 साल से बड़ा अच्छे रिलेशन है। वो जब बात करते हैं कहते हैं जी हम आपका बहुत बड़ा एहसान मानते हैं भारतीय फौजियों का, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हाइफा को टर्की की आर्मी से वापस खींचा। तो बहुत ज्यादा उनके मन में इस बात का आदर है। इसीलिए एक हाइफा चौक जो है दिल्ली में भी उस वॉर की याद में यहाँ पर बनाया गया था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइफा की हिस्ट्री है। हम बात कर रहे थे अभी नेतन्याहू की स्टेटमेंट की, तो देखिए जो उनके सारे दुश्मन हैं, ठीक है, हम लोग, जैसे मैंने हमारी बातचीत के शुरू में ही कह दिया था कि हम लोग उनके आइडियोलॉजिकल फ्रंट है, स्ट्रेटेजिक फ्रंट से भी ऊपर हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि हमने भी, जिन लोगों ने हमारे साथ में जो है पिछले कई सौ सालों में पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, कन्वर्शंस की, हमें तंग किया, आज भी उस आइडियोलॉजी के नाम पे रोज रोज पाकिस्तान आपको तंग करता है, ठीक है। तो वो ही आइडियोलॉजी है जिसने उनको भी तंग किया हुआ है। मैंने सूसा में आपको बता दूं, मैंने वो जो इनकी 7 अक्टूबर का जो ये 2024 का जो इनका था ना नरसंहार हुआ, हमास ने किया, मैंने उसकी वीडियो देखी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस नृशंसता से, किस इनह्यूमैनिटी जो उन्होंने दिखाई है। मरे हुए लोगों को भी बेचारों को, वो हाथ में उनके शॉवल्स हैं, हमास के टेररिस्ट के, उनको मार रहे हैं आकर के वो वहां पे, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो है ना, जो उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है,
तो ये हम लोगों ने यहाँ पर भारत के, एक और मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा, वो नेतन्याहू ने क्या दिया 1.4 बिलियन लोग, मैं कहता हूँ भारत की पॉपुलेशन है 1.45 में, लेकिन इसमें से भी 15-20 करोड़ ऐसे हैं जो जो भारत के इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे कि इजराइल के साथ में भारत का इंटरेस्ट है, वो अपने मजहब की बात करेंगे। वो जब भी हमास या हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो यूनिवर्सिटियों में, सड़कों में हाथ में प्लेकार्ड लेकर आएंगे कि इजरायली फोर्स जो है वो उसको, उसके विरोध में, और पैलेस्टीन जिंदाबाद, उसकी बात करेंगे। तो ये आपको मैं एक और बात बता दूं, लोगों को ये भी याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो पिंकी है, यानी कि प्रियंका वाड्रा, वो हमास का पीछे एक झंडा लगा कर घूम रही थी, वहां पे लिखा था सपोर्ट हमास। तो ये तो इनकी बात छोड़िए, हमारी कांग्रेस या आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसी तरीके की बात करते हैं। इस कांग्रेसियों का आप देखिए कल्चर क्या है। ये मतलब आज हमास को सपोर्ट करते हैं, इजराइल को सपोर्ट नहीं करते। जब नेतन्याहू एक बार इंडिया के अंदर आए थे तो पीएम मोदी ने हमारे जो 3 स्टार थे जो मुस्लिम थे, सलमान खान, शाहरुख खान और एक दूसरा, इनको कहा था कि आप इनसे मिलो। इन्होंने मिलने से मना कर दिया कि हम इंडिया के दोस्त से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम है, इनकी आइडियोलॉजी वो मुस्लिम को सपोर्ट करने की है, इजराइल को सपोर्ट करने की नहीं है। इनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ नहीं जुड़ता। सर देखिए, भारत का पाकिस्तान के बाद में सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, चाइना के, एक बात कर दीजिए, चाइना, पाकिस्तान तो चाइना का एक पिट्ठू है, ठीक है ना, लेकिन दूसरे सब बड़े दुश्मनों में सबसे बड़ा टर्की है, ठीक है। यहाँ के फिल्म स्टार टर्की जाएंगे, ठीक है, वहां पे आमिर खान जो है वो टर्की जाएगा, क्योंकि उसकी क्या है कि जो थियोलॉजिकल उसकी सिमिलैरिटी, उसकी सोच है ना, उनके साथ में मिलती है, ठीक है। लेकिन जिस जिस जगह पे भारत का हित है, हमारा राष्ट्र हित है, वहां पर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके मजहब के खिलाफ है। ये बात तय है, इसमें हम बार बार वो बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये बात तय है। जो भारत के राष्ट्रवादी हैं, जिनको पता है जी, क्योंकि इतिहास में मैं बताऊं आपको, जो भविष्य होता है ना सूसा, भविष्य के हर प्रश्न का उत्तर आपको इतिहास में मिल जाता है, ठीक है। अगर हम ढूंढेंगे तो हमको हमारा भविष्य अगर सिक्योर रखना है, पीसफुल रखना है, दुनिया के साथ में, हम तो बात करते हैं सह अस्तित्व की, ठीक है ना, को एग्जिस्टेंस की, पर वो तो क्या कहते हैं, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। हम सह अस्तित्व की बात करते रहे और लोग हमारे ऊपर जो है मिसाइल तानते रहे, नहीं चलेगा, नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात। खन्ना साहब, एक दो बात आपसे मैं और करूंगा। एक्चुअली क्या था कि एक ट्रेड रूट बना था जब ट्रंप पहले टेन्योर के अंदर आए थे। एक ट्रेड रूट था, इंडिया से सामान जाएगा यूएई के अंदर, यूएई से जाएगा सऊदी में, मतलब यूएई के पोर्ट पे जाएगा, वहां से सऊदी में जाएगा, सऊदी से जाएगा जॉर्डन, जॉर्डन से जाएगा इजराइल, इजराइल के हाइफा पोर्ट से जाएगा ग्रीस के अंदर, और ग्रीस से जाएगा यूरोप के अंदर। तो ये रूट बना था और इसके अंदर इंडिया ने इजराइल को इन्वॉल्व किया था। लेकिन ये सारा का सारा जो रूट का पर्पस था, चाइना को काउंटर करना, ताकि हमारा सामान ज्यादा जाए और बिके। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये होगा उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कम शब्दों में, कि I2U2 आपने जिक्र किया था। I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, है ना, ये दो I2 हो गया, और यूएई और यूएसए, ये U2 हो गया, ठीक है ना जी। ये I2U2 एक हमारा इनफॉर्मल जो है वो ब्लॉक बना था। उसमें ये था कि यूएई से जाएगा, उसके बाद में सऊदी, आपने जैसे बताया, जॉर्डन, इजराइल, इजराइल के हाइफा से, फिर उसके बाद में जो मेडिटेरेनियन सी से होकर के। वैसे एक और बात जुड़ी हुई बता दूं, स्वेज कनाल जो अपने रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरेनियन से, जो इजिप्ट का जहां पर पूरा उसका आधिपत्य है, एक ऑल्टरनेटिव जो है इजराइल अपने अंदर भी बना रहा है ना जी, जो रेड सी से लेकर के सीधा ऊपर मेडिटेरेनियन में चला जाएगा, ऑल्टरनेटिव रूट बनेगा। तो वो है बेन गुरियन कनाल, बेन गुरियन कनाल बना रहा है इजराइल अपनी, ताकि उसके जो ट्रेड है वो इसको पास कर सके, यानी कि जो इसका पोर्ट है जो उसको पास कर सके, ठीक है। अब जो ये था जी हमारा के I2U2 का पूरा जो था वो यही था। इसमें एक रोड ब्लॉक आ गया। वो क्या आया कि कुछ सालों पहले ट्रंप ने पिछले टेन्योर में अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया था कुछ देशों से, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड में उसका पृष्ठभूमि यह है कि जो अब्राहम इनका एक प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट को तीनों भी जो सेमेटिक रिलीजन है मानते हैं। उसको क्रिश्चियंस भी मानते हैं, मुसलमान इब्राहिम करके जब मानते हैं, और ज्यूस भी इसको अब्राहम को मानते हैं। तो वो उन्होंने कहा भी ठीक है, आपका एक प्रॉफिट तो कॉमन है ना, ठीक है, बाकी जो है वो अलग अलग हो गए, मतलब
मोहम्मद अलग जो है इस्लाम वाले मानने लगा, जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियन मानने लगा, लेकिन अब्राहम आपका कॉमन है। तो वो एक इन्होंने एक ना बड़ा जिसको बोलते हैं कि एक आसान सा वो बना करके कि सब लोग इसके यहाँ जुड़ जाए, नाम रखा अब्राहमिक गॉड। उसमें से कुछ लोगों ने तुरंत जो साइन कर दिया, वो इजराइल तो था ही, मोरक्को था, उसके बाद में यूएई था, उसके बाद में बहरीन था, और थोड़े समय में उन्होंने करवाना था साइन उसमें सऊदी अरेबिया से भी। सऊदी अरेबिया ने तब साइन नहीं किए। अब जब न्यूक्लियर डील हो गई यूएसए की इनके साथ में, सिविल न्यूक्लियर डील सऊदी अरेबिया के साथ में, उसमें एक शर्त आई है कि अब्राहम अकॉर्ड इसको साइन करना पड़ेगा। अब वो करेगा ना जब, तब हमारा ये जो ट्रेड रूट है ना जी, यहाँ से यूएई से सऊदी, सऊदी से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल से हाइफा से आगे ग्रीस और यूरोप, ये तब जो है। अच्छा, मैं देखिए एक और बात बता दूं यहाँ पे पब्लिक के नोटिस के लिए, जो हाइफा को डेवलप किया वो तो अडानी ने किया। ग्रीस के 2 पोर्ट जहाँ पे सामान जाएगा वो भी अडानी ने डेवलप किए। मतलब अडानी देश के लिए काम कर रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी को प्रॉब्लम है। मैं एक और आपसे इशू पे बात करना चाहूंगा कि एक, जब अभी ईरान और इसराइल का वार चल रहा था या यूएस का वार चल रहा था, तो ईरान ने यूएई पे अटैक किया। तो उस टाइम पे यूएई के अंदर इनका, इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम लगा दिए उनको सेफगार्ड करने के लिए, बगैर किसी के अप्रूवल के, बगैर बात किए। देखिए एक और बात यहाँ पे आती है कि एक अलायंस बन रहा है इंडिया, इसराइल और यूएई, जिसके अंदर, क्योंकि इसराइल एक छोटी सी कंट्री है और यूएई भी छोटी सी कंट्री है, यूएई के पास पैसा बहुत है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। तो इसराइल चाहता है कि उसके जितने जोहर से इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बने, इसराइल की टेक्नोलॉजी होगी, यूएई का पैसा होगा और इंडिया का यहाँ पे लेबर होगी, तो ये सामान यहाँ बनेगा, सेफ भी बनेगा। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 बातें हैं जी। हमारे पास में बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारे पास में ना केवल 1.4.5 बिलियन की जनसंख्या है, हमारे पास में देखिए कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर बहुत है आज भी 50। और इसराइल की पूरी जनसंख्या है 1 करोड़। वो 1 करोड़ की जो जनसंख्या है वो पूरी की पूरी जो है वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उनके अलग अलग जो फील्ड हैं उसमें एब्जॉर्ब्ड है। उनके पास में सेमी स्किल्ड आज जो इस वक्त हालात हैं उसकी कमी है। तो हमने 50,000 इस वक्त वर्कर अपने वहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल और ये सब चीज़ों में यहाँ पर फुल्ली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी जो शिक्षा है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती जा रही है, तो हमारा उनके साथ में एक अभी एग्रीमेंट हुआ कि 50,000 भारतीय और जाएंगे इजराइल में काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात की, देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3,000 या 30,000 यहाँ पे इजराइल ओरिजिन के लोग हैं, तो इजराइल ने कहा वो भी भेज दो, और इंडिया उनको भी वहां पे भेज रहा है इजराइल के अंदर। नहीं, क्योंकि नहीं, उनको नहीं, देखिए उसमें ऐसा है साहब कि 3 कैटेगरीज मैंने आपको ज्यूज की बताई थी जो भारत में आई थी। पहला कोचिन जू है, फिर बने इजरायली थे, फिर बगदादी जू थे। एक ये जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, ये मानते हैं कि भाई हम कोई पुरानी लॉस्ट ट्राइब है जो कभी उधर से मिडल ईस्ट से निकली होगी, यहाँ आकर के बस गई होगी, कुछ चीजें वो मान रहे हैं। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से पहले जो यहाँ के हमारे कोस्टल यहाँ के जू थे, वो आपकी मैं दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं, 1 लाख भारतीय ओरिजिन का जू यहूदी इजराइल में है, जो वहाँ का नागरिकता जो है वो ले चुका है और कई पिछले 50-60 साल से वहाँ गया हुआ है। तो ये लोगों ने भी कोशिश की थी कि यह बात हुई थी, लेकिन फिलहाल इजराइल ने उनको वहाँ बुलाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन वो जूई जो आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, एक चीज मैं बताऊं कि आने वाले जो बेसिक कंक्लूजन है वो ये है कि अपना जो आने वाले समय में जितना अधिक हम लोग अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इजराइल के साथ में, क्योंकि इजराइल की प्रेजेंस आने वाले समय में मेडिटेरेनियन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, जितना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर होने वाली है उसका लाभ, जैसे भी ग्रीस का मैंने बात की, साइप्रस की बात की जो टर्की के ऊपर नजर रखेंगे, तो उसकी साथ में हमारा इजराइल के साथ में रिलेशन जो है आने वाले समय में स्ट्रेटेजिकली और ज्यादा आगे बढ़ेगा। वेपनाइजेशन में भी जो आप देखिए कि जिस प्रकार के हमको वेपन चाहिए, मैंने जैसे बताया ना जी कि सबसे बड़ा चैलेंज हमको जो आ रहा है ना अभी वो ये आ रहा है, वो जैसे
पिछली बार हमने देख लिया, दो उसमें एग्जांपल है। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पूरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज की है इसकी, चाइना की, और ईरान का तो पूरा युद्ध ही लड़ा उसने इसके बाइडू के ऊपर, चाइना के बाइडू के ऊपर। तो इस सेक्टर में भी हमारा बहुत ही अधिक इजराइल के साथ में कॉपरेशन होने वाला है, और आने वाले समय में और देखेंगे जिस तरह के घटनाक्रम। अच्छा, एक और मैं बात कहूंगा आपसे, आप देखिए आज की डेट में 2019 में इंडिया इजराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था। इजराइल से हम बहुत सामान भी ले रहे हैं, नेचुरल डिफेंस के इक्विपमेंट ले रहे हैं। और एक और बात ये आती है कि भूटान, जिसकी फॉरेन पॉलिसी और जिसका डिफेंस इंडिया देखता है, वहां पे इंडिया की परमिशन के बगैर कोई भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया उसको कंट्रोल करता है जी। लेकिन शायद 2023 के अंदर इंडिया ने इजराइल को परमिशन दे दी कि आप भूटान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करो, जबकि हमने ना तो यूएस को परमिशन दी है, ना ब्रिटेन को दिया है, ना हमने दी है रशिया को, क्योंकि हमें इजराइल पे सबसे ज्यादा भरोसा है। और इजराइल क्या है कि भूटान के बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है, वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा करके उनकी प्रोटेक्शन करने की बात कर रहा है। तो, तो मतलब आज हमारा इजराइल पे इतना भरोसा है। जी जी। वो चाइना देखिए, अच्छा, फिर डोकलाम, देखो डोकलाम के हाँ बिल्कुल, हाँ, चाइना जो वहां पर, क्योंकि चाइना बार बार डोकलाम के ऊपर आता है, और बाकी भी जो भूटान का बॉर्डर चाइना के साथ में है ना जी, वहां पर सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना, ऑपरेट करना, उसके लिए इजराइल के साथ में हमारा जो है वो बातचीत काम हुआ है। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि जो डोकलाम है, जो भूटान कह रही है, उसको चाइना क्लेम करता है। चाइना की तो आदत है किसी न किसी के एरिया को क्लेम करना। देखिए इसके साथ एक और बात कहूंगा, पीएम मोदी अभी गए थे, शायद अक्टूबर 2025 में वो गए थे इजराइल के अंदर, और वार के स्टार्ट होने से कुछ देर पहले गए थे। तो उस टाइम पे कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल में विजिट करने, जबकि वहां पे वार होने की तैयारी चल रही थी ईरान के साथ। और ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी जब गए तो वहां पे कुछ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। एक है कि इजराइल हमको आयरन डोम सिस्टम देगा, जिसको बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है मैं 2035 तक यहाँ पे सुदर्शन चक्र बना के रखूंगा, ताकि पूरे इंडिया को सेफगार्ड किया जा सके, जिसके अंदर इंडिया S-400 लगा रहा है। 5 सिस्टम हमारे पास हैं, 5 का हमने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया रशिया के पास। फिर 5 कुशा सिस्टम जो इंडिजिनियस सिस्टम है, जो है लोकल S-400 है, उसको हम अपने बना रहे हैं, उसके भी ऑर्डर आर्मी ने प्लेस कर दिया। पराक 8 सिस्टम है जो हम इजराइल के साथ मिलकर बनाए, वो भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि पूरे कंट्री को डिफेंस कर सके। और बहुत से सिस्टम है जिसको इंडिया इंस्टॉल कर रहा है। और आज एक और बात हुई है कि आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का सिस्टम है, वो भी हमारे कंट्री के अंदर बना करके उसको हमें दिए जाएंगे। साथ में आयरन बीम सिस्टम, आयरन डोम तो मिसाइलों को गिरा सकता है या प्लेन या इनको गिरा सकता है, लेकिन आयरन बीम सिस्टम जो है वो आपके जो ड्रोन जो आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, उनको गिरा सकता है, यानी कि छोटे छोटे ड्रोन आ जाते हैं। तो इसके 18 सिस्टम को लगाया जाएगा इंडिया के बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान के साथ चाइना लगता है हमारा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रोटेक्शन है ना जी, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने बता दिया 4 लेयर प्रोटेक्शन थी, क्योंकि जो ड्रोन वहां से आता है जो लाख रुपए का भी नहीं बनता, आप उसके लिए S-400 थोड़ी चला दोगे, ठीक है, जो करोड़ों रुपए का है। तो हमने क्या किया था कि 4 लेयर का था। एक लीगेसी वेपन थी हमारी, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ट्रेडिशनल आ रही थी। पहले जमाने में ये सब मिसाइल नहीं थे, आज से 30-40-50 साल पहले, जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता था, रडार डिटेक्ट करता था, और हम लोग उस वक्त क्या करते थे, हमारी जो गन्स होती थी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, उसी से उसके ऊपर जाते थे। अब वो गन्स को हमने जोड़ दिया है जीपीएस के साथ में, ताकि जैसे ही मतलब ड्रोन आता है ना, तो उसको हमने एक लेयर हमारी वो थी, फिर एक लेयर जो हमारी थी जैसे आकाश तीर की थी, और फाइनल थी कि अगर उनका कोई ऐसा बड़ा मिसाइल आता है, जैसे उन्होंने लास्ट में फतेह मिसाइल जो उन्होंने पाकिस्तान ने लॉन्च किया, जो दिल्ली जा रहा था, जिसको हिसार के ऊपर इंटरसेप्ट किया, वो बराक मिसाइल ने, वो बराक ने किया था, ठीक है ना जी। तो इस टाइप से लेयर्ड सिक्योरिटी है। इसके अलावा भी फ्यूचर के वॉरफेयर को देखिए, वॉरफेयर जो होता है ना, जो स्टैग्नेंट नहीं होता। आज जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास में है, जो टर्की उसको दे रहा है, चाइना दे रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 5 साल बाद में वो जो अपग्रेड होगी, है ना, वो उसका अपग्रेडेशन के सामने हमने उसका जवाब कैसे देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये आज जो आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो ये लोग ऐड करेंगे उस टेक्नोलॉजी में। उस टेक्नोलॉजी का भी फ्यूचरिस्टिक जो हमारा जवाब होगा ना,
वो हमने तैयार करके रखना। उसके लिए जो सुदर्शन चक्र है वो ऐसा इम्प्रेग्नेबल हमारा जो सिस्टम बनेगा, उसमें हमारा इजराइल के साथ में बहुत ज्यादा कॉपरेशन होने वाली है। क्योंकि इसमें भी देखिए, हमारा तो लैंड मास बहुत बड़ा है भारत का, तो इजराइल तो छोटा सा है ना, तो उसको कहीं से भी आकर के ये लोग अटैक कर देंगे तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने बहुत बड़ा, उनका भी उन्होंने लेयर्ड सिस्टम उनका भी है कि कहीं पर वो डेविड लिंक करके उनके मिसाइल सिस्टम है, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बना के रखी है। तो कॉपरेशन होती रहेगी, हम भी अपग्रेड करते रहेंगे, इजराइल भी करता रहेगा, हमारी हर हर टाइम पे, टाइम टू टाइम आपस में बातचीत होगी। तो उसके हिसाब से दोनों को, उनको, हमारी भी तरक्की बहुत है इसमें और म्यूचुअल इंटरेस्ट भी रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे हमारी कॉपरेशन जो है ना जी, और जैसे अगर सऊदी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेता है, जब भी करे, तो उसमें फिर जो हमारा I2U2 वाला है ना जी, ट्रेड रूट, उसमें वो भी प्रॉस्पर करेंगे। देखिए, सबको फायदा है, सिर्फ भारत का या इसमें इजराइल का नहीं, सबका ही फायदा है। UAE का भी है, सऊदी का है, जॉर्डन का है, सबका है, ग्रीस का है, वे वो भी होगा। तो हमारा इकोनॉमिक भी उसमें बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट आ जाएगी। तो हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी सी बातें कर दी खन्ना साहब ने, भी बहुत अच्छी बातें बताई। और आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है मल्टी लेयर्ड है, लेकिन ओवरलैपिंग होता है। मतलब एक जो मिसाइल पकड़ने वाली बात होती है, जो उसको रोकती है, उसकी 90% के करीब गारंटी होती है कि रोक पाएगी। तो इसके अंदर ओवरलैपिंग सिस्टम बनते हैं। जैसे S-400 है, साथ में उसको ओवरलैप करने के लिए आपका कुशा सिस्टम होगा, साथ में जो इजराइल का आयरन डोम है उसको लगाया जाएगा कि अगर एक तरफ से रुक जाए तो दूसरा पकड़ ले। तो यहाँ पे मल्टी लेयर सिस्टम भी होगा और ओवरलैपिंग सिस्टम होगा, जो हमारे कंट्री की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन आज जिस तरीके से ईरान, इंडिया और इजराइल की दोस्ती बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ रही है, तो तभी जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, उनकी स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए भी, साथ में बड़ी रेलेवेंट है इजराइल के लिए भी। और प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। खन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी, लोगों को इतना अच्छा सिखाया। और हमारा एक पर्पज है चैनल का कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे और लोगों को दे नॉलेजेबल प्रोग्राम्स, सिर्फ प्रोपेगेंडा प्रोग्राम्स नहीं, नॉलेजेबल प्रोग्राम्स दे, ताकि लोगों को नॉलेज मिले, लोगों को पता चले कि हमारे रियल दोस्त कौन है। और मेन इस टाइप पे प्रॉब्लम इंडिया जो फेस कर रहा है वो है कि जो हमारे दो दोस्त है, यानी कि इजराइल और रशिया, उनकी चल रही है लड़ाई। और जब लड़ाई खत्म होगी तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होंगी, क्योंकि डिफेंस के साथ इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी के साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं। ये दोनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। और यही पे प्रोग्राम खत्म करके फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।